नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है गद्दार पर सियासी गदर। जी हां, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया बयान ने देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने पीएम मोदी को गद्दार बताया, लिहाजा अब बीजेपी इसे सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर हमला नहीं बल्कि देश की गरिमा का अपमान बता रही है। मध्य प्रदेश में भी इस बयान को लेकर सियासी तापमान बढ़ गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी के बयान की निंदा करते हुए कहा है कि वो इस्तीफा दें और कांग्रेस उन पर कार्रवाई करे। इधर कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। कुल मिलाकर राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर सियासी गदर मचा हुआ है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। राहुल गांधी के इसी बयान पर सियासी बवाल मचा है। बीजेपी इसे सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान बता रही है और यही वजह है कि दिल्ली से शुरू हुई ये सियासी जंग अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है, जहां बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष के नेता से इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने राहुल गांधी से तत्काल इस्तीफे की मांग करते हुए कांग्रेस से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। ये समूचे लोकतंत्र का अपमान है। आप नीतिगत बात करो तो समझ में आती है, लेकिन जिस ढंग की भाषा बोल रहे हैं मुझे लगता है कि तुरंत उनको अपने पद से भी इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को उन पर कार्रवाई करना चाहिए। इधर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने जब हमला तेज किया तो बचाव में जीतू पटवारी भी मैदान में उतर आए। उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय मामलों और आर्थिक हालात को लेकर केंद्र सरकार पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि देश का अपमान मोदी और बीजेपी के साथ आरएसएस ने किया। देश के प्रधानमंत्री पे आरोप प्रत्यारोप किए, जो बयान दिए, देश को डराया, टैरिफ की बातें की और फिर एक दिन वक्तव्य दिया कि मैं नरेंद्र मोदी का राजनीतिक जीवन कोलैप्स नहीं करना चाहता था, मैं तो 15 मिनट में कर दूं। ये क्या देश के साथ वफादारी? ये वफादारी थी देश के साथ कि जब अमेरिका और इराक का युद्ध हो रहा था तो भारत को मौन था, भारत अपने हितों की रक्षा नहीं कर रहा था, भारत अमेरिका से डर रहा था, देश के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज, तो क्या ये देश के साथ वफादारी? मोदी जी ये बताएं, क्या 140 करोड़ को अधिकार नहीं है कि महंगाई को डीजल पेट्रोल कम भाव मिलना चाहिए? मोदी जी ये बताएं कि तेल कंपनियों के आप टैक्स कम कर रहे हो, लेकिन डीजल पेट्रोल पे आप क्यों कम नहीं करना चाहते हो? मैं समझता हूँ कि मोदी जी 2 करोड़ की युवाओं की बात करी, वो 2 करोड़ युवाओं की नौकरी कहाँ है? रुपया कमजोर हुआ, देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, इसके जवाबदार केंद्र सरकार है। ये पहली बार नहीं जब कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी के लिए जहरीले शब्द उगले हों। कभी आतंकवादी, कभी मौत का सौदागर, कभी नीच आदमी, कभी पनौती तो कभी दुर्योधन जैसी उपमाएं कांग्रेस नेताओं के कई बयान पहले भी बड़े राजनीतिक विवाद खड़े कर चुके हैं। फिलहाल राहुल गांधी के बयान ने बीजेपी को कांग्रेस पर बड़ा हमला करने का मौका दे दिया, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या राजनीति में शब्दों की मर्यादा लगातार खत्म होती जा रही है और क्या सियासी लड़ाई अब मुद्दों से ज्यादा बयानबाजी और विवादों पर टिकती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्यों बार बार कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री को लेकर विवादित टिप्पणी करते हैं? दूसरा सवाल, क्या इस बयान को पीएम मोदी का अपमान बताकर बीजेपी नैरेटिव सेट कर रही है? तीसरा सवाल, क्या इस तरह के बयान से जनता पर कोई असर पड़ता है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता, कांग्रेस नेत्री हिमानी सिंह और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और हिमानी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्यों बार बार आपके नेता इस तरह की टिप्पणी करते हैं? क्या राजनीतिक विरोध करने का ये संदेश आपका ऐसा नहीं जाता कि देश विरोध करने लगे हैं? आप देश का विरोध कर रहे हैं। जी, हो गया जी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। रामचंद्र जी की सेना में देखें तो विभीषण मित्र थे, रावण की सेना में गद्दार थे।
मैं जानना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रो जो भारत की गणतंत्र व्यवस्था है उसमें चुनाव के द्वारा प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों पद चुने जाते हैं। ब्रजेश चौकसी जी, यहाँ तक मैं सही हूँ बिल्कुल? तो क्या नेता प्रतिपक्ष के लिए पाकिस्तानी एजेंट, चाइनीज एजेंट, पाकिस्तान के मददगार और जयचंद जैसे शब्द खुद प्रधानमंत्री ने कई बार उपयोग नहीं किए हैं? तो ये कौन सी डिक्शनरी है जिसमें एलओपी के लिए सभी शब्द यूज किए जा सकते हैं? वो भारत के नागरिक नहीं है, वो भारत का गौरव नहीं है, वो इलेक्शन जीत के नहीं आए हैं, वो बस में रुमाल रखकर एलओपी की सीट पर बैठ गए हैं, तो उनके लिए कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए कुछ कहा जाए तो वो देश की गरिमा हो जाती है, देश का सम्मान हो जाता है। आज एक भारतीय जनता पार्टी के भाई मिले थे, वो कह रहे थे आप देखिए कि उस नेता का कद कितना है। मेलोडी चॉकलेट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, उसके शेयर वो शेयर मार्केट में नहीं है, तब भी पार्ले के शेयर जो है 5% बढ़ गए हैं। हमने प्रधानमंत्री पार्ले के और मेलोडी के शेयर बढ़ाने के लिए, उस आउट ऑफ स्टॉक करने के लिए तो नहीं चुना था। हमने रील्स बनाने के लिए, मीम्स बनाने के लिए, देश को ऐसे संकट में का आगाह देने के बाद हंसी ठट्ठे करने के लिए तो नहीं चुना था। हमने अपने देश में जो समस्याएं चल रही हैं उनके समाधान के लिए, उनके बारे में बात करने के लिए तो सरकार चुनी थी। तो उसके लिए गद्दार शब्द सही है क्या, आप मानती हैं? या जो क्रिया की प्रतिक्रिया है, आपने कहा हमारे नेता के बारे में कुछ भी बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे, ऐसा है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने आपने जो उपमाएं दी, जो बहुत राजनीति की जो लैंग्वेज की बात की, तो मैं आपको बस उस बराबरी पर ले आई कि यहाँ पर इसी तरीके के, अभी जब योगेश जी बोलेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या उपमाएं देंगे। मैंने जो वो बोलने वाले हैं वो सब शब्द पहले ही बोल दिए हैं। अभी मतलब आजकल भारत की राजनीति ऐसी हो गई कि मुद्दों और नीति पर नहीं, बयान, बवाल और वायरल पर सिमट गई। ब्रिजेश जी, मैं अपने घर से एक उदाहरण ले लेती हूँ कि अगर हमारे घर के डिसीजन कोई और लेने लगे तो कहीं ना कहीं आप या तो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या डरते हैं, या आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। तो क्यों हमको, जब ईरान भी हमको तेल देने के लिए तैयार है, रशिया भी हमको तेल देने के लिए तैयार है, और हमारे देश के लोग उस संकट का सामना कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ रुपए आप रोज टैक्स के रूप में ले रहे हैं, लेकिन आपने 4 दिन में 4 रुपए बढ़ा दिए, विदेश घूमने चले गए 8,000 करोड़ के प्लेन में, और आप परमिशन ले रहे हैं अमेरिका से। अमेरिका हमको सरेंडर होने का आदेश दे रहा है अपने ट्विटर के माध्यम से। ये गद्दारी नहीं है क्या? ये देश के साथ वफादारी मानी जाएगी क्या? आप तेल खरीदने की परमिशन आज से पहले कभी ली थी? आप कभी अपने घर में सब्जी लेने जाने से पूर्व किसी की परमिशन लेते हैं? और अगर आपको लेनी पड़े कि सर मैं ले सकता हूं कि अपने घर के लिए सब्जी, आज मुझे खाना खाना है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह के मुखिया हैं और आप किस तरह से अपना घर चला पा रहे हैं। तो अगर गद्दारी और देश, तो हिमानी जी, यदि ये गद्दारी है आपके शब्दों में, तो फिर वो गद्दारी नहीं है क्या? विदेशी धरती पर आप देश पर सवाल उठाएं। अंग्रेज थे और हमारे देशवासी बहुत कमजोर थे, तब भी हमने एक हद के बाद उनको मना कर दिया था कि अब हम आपकी परमिशन के मोहताज नहीं है। और आज हम अंग्रेजों से परमिशन ले रहे हैं, हम उनकी परमिशन के बाद सब काम कर रहे हैं, वो हमें ऑर्डर दे रहे हैं, लगातार हमारे भारत को नर्क बता रहे हैं। सिर्फ उसके बाद हमें मान लिया आपकी बात, इसका जवाब ले लूंगा, लेकिन मेरा एक काउंटर सवाल है कि यदि ये गद्दारी है हिमानी जी, तो विदेशी मंचों पर देश के खिलाफ बोलना, वहां की संस्थाओं के बारे में बोलना, वो गद्दारी नहीं है? 150 करोड़ की जो जनता है वो यहाँ संकट में गुल रही है, सिर्फ एक अडानी के सारे केस खत्म हो जाते हैं इतने सारे कॉम्प्रोमाइज करने के बाद। क्या समझू मैं इसको? देशभक्ति समझू, गद्दारी आपकी बात आ गई ना। अब मेरा काउंटर सवाल तो सुन लीजिए। मान लिया ये गद्दारी, इसका जवाब ले लूंगा मैं योगेश जी से, तो फिर क्या गद्दारी वो नहीं है कि विदेशी मंचों पर नेता भारत का विरोध करें, भारत की संस्थाओं पर सवाल उठाएं? यही कह सकते हैं ना आप। यदि कोई नेता ये कहे कि पाकिस्तान का हस्तक्षेप करना चाहिए, क्या आप कोई कहे कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए, जो आप बताइए कि आप 2014 से पहले वाले मोदी जी की बात कर रहे हैं, जो विदेशी मंचों से देश के बारे में कहते थे कि लोग ऐसा सोचते थे कि कहां भारत में पैदा हो गया? क्या आपने कभी वो वीडियो नहीं देखे? क्या उस समय टेक्नोलॉजी इतनी भी पिछड़ी भी नहीं थी कि आपने वो वीडियो ना देखे हो? या आपने ऐसी चीजें नहीं देखी कि चाहे देश पर आतंकवादी हमला हुआ हो तो ताज के वहां बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, राजनीति की गई? आज हमने तो वो भी सोना खरीदने से देखा है कि हमला होता है तो गृह मंत्री सूट बदल कर आते हैं, वो भी देखा है। खरीदने से लेकर जो चीजें भी मोदी जी वो दौर भी पड़ा है कि किस तरह से सोना ना खरीदने के लिए एक्ट लेकर आती है सरकार। रुपए के गिरने से लेकर सोना खरीदने को लेकर मोदी जी ने किस तरह के बयान दिए, क्या आपने वो नहीं सुने? क्या उस समय आपके पास टीवी, मोबाइल कुछ भी नहीं था? मैंने सब सुने ना, मैं बता तो रहा हूं आपको, मोदी की बात कर रहे हैं कि वो
देश विरोध में किस तरह लेकिन मैं के सवाल, बयान देने अरे के ये बाद सवाल लेकर मैं अब चला देश जाऊंगा योगेश जी को। राष्ट्रभक्त मेरा सवाल तो बनकर, आपके नेता से है ना। राष्ट्रभक्त बनकर अब देश के हितों की बात कर रहे हैं, मेलोडी खिलाकर। हिमानी जी, आप पर सवाल उठाओ, आप उधर चली जाती हैं, उन पर सवाल उठाओ, वो आप पर आ जाते हैं। क्या ये आप सही चाहते हैं मानती हैं आप क्या क्या सर? कि 140 लोगों ने जिसको सर चुना मेरे है उसे आप मैं गद्दार ऐसा कहें? मानती हूँ ब्रजेश जी, मैं ऐसा मानती हूँ, और मैं आपकी डिबेट में भी कई बार बोल चुकी हूँ कि अगर आपको चाइनीज समझ में आती है तो मेरे हिंदी बोलने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो जिसको जो भाषा समझ में आती है उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाना तो चाहिए। योगेश जी, आपके नेता इस तरह की भाषा बोले हैं, विदेश में जाके बोले हैं कि गलती हो गई भारत में पैदा होकर, तो सही है। आप उनके नेता के बारे में एजेंट बोले हैं, तमाम तरह की उपमाएं दें, वो सही है। तो आप वो दे रहे हैं तो आप कह रहे हो कि देश का अपमान हो गया। ये तो राजनीतिक विरोध है, राजनीतिक बयान है, इसे देश का अपमान कैसे मान रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, हमारे भारतीय लोकतंत्र में राजनीति की शुचिता गौरवान्वित करने वाली रही है। अगर पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल को देखें और विपक्ष की भूमिका का आकलन करें तो उसमें प्रतिपक्ष की भूमिका में जो अटल जी की भूमिका थी, सुषमा स्वराज जी की भूमिका थी, वो कितनी संवेदनशील और कितनी गरिमामय थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी जी लगातार हो रही पराजय से निराश होकर, हताश होकर इस प्रकार के अपशब्दों पर उतारू होना, ये राजनीतिक सुचिता की श्रेणी में नहीं आता है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी का जो बयान है माननीय गृह मंत्री माननीय मोदी जी के बारे में, वो न केवल अशोभनीय है बल्कि निंदनीय है। निश्चित रूप से देश ने प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को अगर चुना है तो निश्चित रूप से भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए चुना है। निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान से लेकर 4थे स्थान पर लाने के लिए चुना है। निश्चित रूप से जो भारत कभी विश्व में हथियारों का खरीदार हुआ करता था, आज विक्रेता बना है। इसके लिए माननीय मोदी जी को और अमित शाह को देश की जनता ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में चुना है। धारा कह रहे हैं आप ट्रम्प की वजह से तेल तक नहीं खरीद पा रहे हैं। चुना है। देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने, मैं आपके सवाल उन्हीं ने कहा ना कि ट्रम्प की वजह से तेल नहीं खरीद पा रहे हैं आप। देखिए जाकी रही बुद्धि जैसी, उसकी रही सोच। कभी भी भारत ने रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया। भारत ने कभी भी रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया। आज की डेट तक तेल आ रहा है, और ना ही कभी भारत ने अमेरिका से कोई परमिशन ली है, ना ही भारत आज इतनी अपनी शख्सियत, इतनी हैसियत रखता है कि उसकी बिना दखलंदाजी के ना खाड़ी में कोई निर्णय होगा, ना वैश्विक स्तर पर कोई निर्णय होगा। तो भारत को दिशा निर्देश देने वालों के दिन पाताल लोक में जाकर ढूंढे। ये कांग्रेस हास्यास्पद बयान देते हैं, टॉप टू बॉटम ये अपने आप को जनता के सामने हमेशा दिन प्रतिदिन एक्सपोज करते हैं, इस प्रकार बचकाना बयान देकर। ना कोई परमिशन मांगी, ना कोई परमिशन ली, और ना जरूरत है इंडिया को किसी की परमिशन की। आज इंडिया की दखलंदाजी के बिना कोई भी निर्णय नहीं किए जाते वैश्विक स्तर पर। रही बात माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने गौरवान्वित किया भारत की जनता को। 140 करोड़ देशवासियों का नेतृत्व करते हैं तो पूरा सीना ठोक कर करते हैं। इसका भी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं आपके नेता भी तो इस तरह की भाषा बोलते हैं, तो आप सुचिता की बात कर रहे हैं। जरूर दूंगा। कभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी का डायरेक्ट नाम लेकर संबोधन नहीं किया। कभी भी माननीय गृह मंत्री ने कांग्रेस के युवराज के अलावा कोई अतिशयोक्ति बयान नहीं दिया है। तो इस प्रकार की संज्ञा देना कि नेता प्रतिपक्ष के बारे में माननीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने कोई अपशब्द कहे, तो ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा तथ्य और सत्य से परे बात करती है, और एक घटनाक्रम को दूसरी घटनाक्रम से जस्टिफाइड करना, ये कहीं ना कहीं अपने नेता के बयान से किनारा करना है। और निश्चित रूप से देश प्रदेश की जनता देख रही है, समझ रही है कि किसने आतंकवाद पे लगाम कसी है, किसने नक्सलवाद मुक्त भारत बनाया है, किसने वैश्विक स्तर पर एक मजबूत भारत की स्थापना और हिंदू राष्ट्र की ओर हम अग्रसर हैं। विकसित भारत 2047 के मद्देनजर जवाब दीजिए हिमानी जी। ठीक है, फिर मैं शर्मा जी पास जाऊं। जवाब दे दिया बहुत सारे सवालों के खुद योगेश गुप्ता जी ने। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, मैं सैकड़ों एग्जांपल्स देकर, योगेश जी कितने पे मानेंगे, मैं अपनी बात साबित कर सकती हूँ। उसके लिए डिबेट छोटी पड़ जाएगी। ब्रजेश जी आप परमिशन दीजिएगा, कितने उदाहरण के बाद ये मानेंगे, मेरे पास तैयार है। पर संविधान जैसा बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र की तरफ, ये संविधान का अपमान है, आपने स्वीकार किया। और रही बात गलत तरीके से
शास्त्र, ये रामचरितमानस का श्लोक था जिसकी नकल की आपने, जिसको तोड़ मरोड़ अखंड कर आपने भारत, पेश एक किया। भारत, आपसे श्रेष्ठ बात भारत। करने की बात नहीं करी, आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, आपने हिंदू राष्ट्र की बात की। अखंड आप भारत, देश के सभी श्रेष्ठ नागरिकों भारत, को एक भारत, समान भावना उसमें से नहीं हिंदू भी देखते है। हैं, ये संविधान का अपमान है, ये आपने साबित किया। और दूसरी चीज, मैं एक चीज बात बोलना चाह रही हूँ कि कितने एग्जाम्पल पे आप ये मान लेंगे कि आपने राहुल गांधी, उनके परिवार, उनकी माता, उनकी बहन, उनकी दादी, उनके नाना, सबके बारे में ऐसे ऐसे शब्द खुद योगेश गुप्ता आपने यूज किए हैं, मेरे साथ डिबेट में यूज किए हैं, मैंने सुने हैं। योगेश गुप्ता जी के ऐसे शब्दों को कितने- आप राहुल गांधी के शब्दों से तुलना क्यों कर रही हैं? नहीं, मानी जी, मैं तो प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रही हूँ, मैं तो इनको यहाँ बैठे हैं उनको वो करने के लिए, तो मैं उनकी बात करनी हूँ। मैंने आपसे पूछा योगेश ब्रजेश जी, आप मुझे कितने अरे 2-4 तो गिना examples दीजिए, अभी देने तक के आपने लिए- गिनाए नहीं है, 1 मिनट ले लिया उतने में। मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस की विधवा कहना, या ये युवराज एक बोला कांग्रेस की विधवा कहना, किसी की माँ को बार बाला कहना, ये सब बहुत ही सम्मानजनक शब्द हैं। इन लोगों की माताओं के बारे में इस तरह के शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं क्योंकि ये सम्मानजनक शब्द है। जी इससे योगेश ज्यादा जी, मैं अपनी जबान का स्तर नहीं गिराना चाहती। ठीक है, कुछ कह रहे हैं आप योगेश देखिए, जी? मैं हिमानी जी ने तो कोई उदाहरण नहीं दिया, मैं दो एक उदाहरण इनके समक्ष रखना चाहूंगा। आज स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि, एक चीज और, उनके हत्यारे को आप जो नमन नेता करने विपक्ष के वालों रूप के में आप साथ प्रधानमंत्री का नाम नहीं ले पाए, आपने अटल नहीं, बिहारी वाजपेयी और सुन तो लीजिए अरे अब। सुषमा सुन लीजिए, स्वराज जी का सुन नाम लिया। लीजिए, मैं आप ही आपके बोल बीच रहे में थे नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। ये आप डिबेट खराब करने, ये आप मछली मारकर बनाती है डिबेट सुन को। लीजिए, पर्याप्त समय लिया आपने। ये आपकी सभ्यता के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार की डिबेट मैं करता नहीं हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला अरे था। आप तो सब देखिए, करते हैं, अभी स्वर्गीय करेंगे थोड़ी देर बाद। आप लास्ट स्टेटमेंट में आप यही करते नहीं हैं। नहीं, ये आप बौखला क्यों जाती हो? आराम से भी तो डिबेट कर सकती हो, इतना उत्तेजित क्यों हो मर्यादा, जाती हो? मर्यादा इतना दिखाइए आप। उत्तेज, मर्यादा का आप बोला अपनी मैंने, मर्यादा मैं बौखलाहट दिखाइए, बोल रहा मर्यादा हूँ, दिखाइए, मैं सम्मान बौखलाहट बोल रहा हूँ। इतनी दिखाइए, उत्तेजना में क्यों हो जाती हो? आपकी दिखाइए ना, मर्यादा दिखाइए आपकी। उत्तेजना में आने ठीक है। से क्या अरे सत्य दिखाइए बदल जाएगा? योगेश जी, दिखाइए सत्य तो। बदल जाएगा। समय जा रहा है जी। भाई, समय जा रहा है। मैं उदाहरण दे रहा था कि स्वर्गीय राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है और उनके हत्यारे के साथ मिलकर तमिलनाडु में कांग्रेस सरकार बना रही है, तो गद्दार कौन हुआ? खालिस्तान के कमांडर भिंडरावाले को पैदा करने वाली कौन प्रधानमंत्री थी? तो देश के प्रति वफादारी किसने निभाई और गद्दारी किसने करी? उन्हीं कमांडर के शिष्यों के द्वारा उन्हीं प्रधानमंत्री की हत्या की गई। तो ठीक है। उन हत्यारों को संरक्षण देने वाली सरकार किसकी थी? ठीक है, मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास। गद्दारों ठीक की है, थी या वफादारों की ठीक थी? है। लेकिन शर्मा जी, क्या अब राजनीति नीति मुद्दों से हटकर बयान, बवाल और वायरल तक सिमट गई है, और इसका जनता पर कुछ असर होता है कि इस तरह के बयानों का? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, इस तरह के बयानों का जनता पर कोई असर नहीं होता। और अगर शब्दावली मर्यादा से नीचे है तो बल्कि उसका तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम अगर कहीं दूसरे ना जाएं, हम पिछले अगर 10-12 सालों की भारत की राजनीति को ही देखें तो भारत की राजनीति में अगर कांग्रेस की शब्दावली मुद्दों के बजाय व्यक्तिगत हमलों पर ज्यादा आ रही है। कभी चौकीदार चोर का आएगा मामला, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा। जब से कांग्रेस ने व्यक्तिगत हमले शुरू किए हैं, कांग्रेस की गिरावट होना शुरू हुई है। लेकिन कांग्रेस उस पर आत्मचिंतन कभी करती नहीं। तो एक जमाना हुआ करता था कि कांग्रेस मुद्दे की बात उठाया करती थी, वो कभी व्यक्तिगत नारे नहीं लगाती थी कि 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, या उन्होंने कहा कि देश इंदिरा जी को लाओ और देश बचाओ। एक कभी कहा कि जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। पॉजिटिव नारे थे। होते थे नीति विषयक। कांग्रेस में वो नीति निर्धारक लोग पता नहीं कहाँ चले गए। ये जो वामपंथियों की बात होती है कि दूसरे पर कीचड़ गिराओ और उसकी कमीज को मैला करो, कांग्रेस उस राजनीति की तरफ आगे बढ़ रही है। स्वाभाविक रूप से ये जो शब्द उपयोग किया है राहुल गांधी जी ने, कहीं ना कहीं ये उनकी अपनी गरिमा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अगर हम भारतीय वांग्मय को देखें तो अब शब्द जो है मर्यादाहीन शब्द कौन उपयोग करता था? या तो शिशुपाल ने किए हुए हैं कृष्ण के लिए, या दुर्योधन करता था पांडवों के लिए, या मान लीजिए रावण कुंभकर्ण ये लोग करते थे राम के लिए। तो स्वाभाविक रूप से मर्यादाहीन शब्दों का उच्चारण करने वालों का, उपमा देने वालों की कभी सम्मान नहीं होता। एक बात कह करके मैं बात को विराम दूंगा, इसमें कोई शक नहीं कि इस समय भारत की गरिमा पूरे विश्व में बढ़ी है। उसका छोटा सा एक उदाहरण, प्रधानमंत्री अटल जी रहे हो या मनमोहन सिंह रहे हो, अगर अमेरिका गए हैं तो किस तरह की तलाशियां हुई हैं सिक्योरिटी के नाम पर, ये सारा का सारा रिकॉर्ड है। एक बार हमारे रक्षा मंत्री गए थे तो पूरे कपड़े उतार करके चेक किया था। केवल नरेंद्र मोदी पहला प्रधानमंत्री है
जब अमेरिका में गया तो उनको वो ग्रीन कॉरिडोर से निकाला गया। अब नरेंद्र मोदी पहला प्रधानमंत्री है जिसे व्हाइट हाउस में भोजन पर आमंत्रित किया गया, जबकि उनका व्रत था और उन्होंने नींबू पानी वगैरह किया। स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख अगर बढ़ी है तो मोदी जी के समय बढ़ी है। दूसरा उदाहरण एक और देना चाहता हूं। आमतौर पर अगर हम रूस के निकट हुआ करते थे तो अमेरिका का 7वां बेड़ा पाकिस्तान के समीप चला गया था 71 के युद्ध में, मैंने रिपोर्टिंग की है उस समय की। लेकिन ये पहला मौका है कि हम रूस से भी उतने ही संबंध हैं, हमारे अमेरिका से भी उतने ही संबंध हैं, और कहीं ना कहीं हमने खुल करके युद्ध के समय जाकर के कहा है, आलोचना की है। जिस तरीके से सऊदी अरब पर ईरान ने बरसात की है वो हमने उसकी आलोचना की है। तो जितने कॉर्नर हैं, चाहे वो चीन शक्ति हो, अमेरिका शक्ति हो, रूस शक्ति हो, इस समय बराबरी का संबंध अगर बना है भारत का तो निश्चित रूप से इस समय गौरवान्वित के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। और मैं समझता हूं अब जो हो गया है, जो शब्द मुंह से निकल गया है, उसको तो कुछ हो नहीं सकता। भविष्य में हर राजनेता को बोलने से पहले अपने शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि राजनेताओं का जो अनुसरण है वो जन सामान्य भी करता है। ये भगवान कृष्ण ने भी कहा हुआ है, गीता में भी कहा हुआ है, राजनेताओं का अनुसरण करते हैं। चाणक्य की नीति में भी आया है। और अगर 78 वर्ष बाद स्वतंत्रता के, प्रजातंत्र के, उसके बाद अगर राजनेता ऐसी शब्दावली का उपयोग करेंगे, मैं समझता हूं ये गरिमा के उपयुक्त नहीं है ये। जी तो हिमानी जी, जब आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, मर्यादा तोड़ी, आपका पतन हुआ, और ये इतिहास भी इसका गवाह है। वो कह रहे विदेश में प्रभाव बढ़ा है मोदी जी के आने से, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखता। देखिए, रमेश शर्मा जी ने भी कुछ दिन पहले एक डिबेट में कहा था कि मैं बहुत तर्क से बातें करती हूँ, आज नहीं कर पा रही हूँ, पर मैंने बहुत सारे तर्क दिए थे। निष्पक्ष होकर अगर उन पर भी बात करते, मुझे लगता है इसके मैं दो मतलब ले लेती हूँ कि या तो दूसरी वाली पार्टी से उनको उम्मीद ही नहीं है कि वो कभी तमीजदार वर्ड यूज कर पाएंगे, तो इसलिए उनको समझाइश देने का या उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो उन्होंने उनका नाम ही नहीं लिया। मैं बिल्कुल इस बात पर घोर आपत्ति करती हूँ कि आप भारत की गरिमा गिराने का प्रयास करें और आप कहें कि मोदी जी के होने से पहले हमारे देश की कोई इज्जत नहीं थी, हमें देश को कभी कोई सम्मान नहीं मिला, कभी व्हाइट हाउस में खाना नहीं हुआ। ये सब कुछ अगर सम्मान के सूचक हैं तो मुझे आपको कोई सफाई आपके सर्टिफिकेट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं कि भारत नर्क का द्वार है और हमारे संबंध अच्छे हैं। मैंने कहा कि पाकिस्तान से सरेंडर करो पर हमारे संबंध अच्छे हैं। ये आपके मीडिया, मतलब आप मीडिया परिवार को एक ही मानते होंगे। आपने नहीं बोला होगा, किसी दूसरे समाचार पत्र ने बोला होगा कि हमको अमेरिका ने 30 दिन का परमिशन दी रूस का तेल लेने के लिए। अगर मैं मान रही हूँ, मैं आपकी बात मान रही हूँ, रमेश शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रवक्ताओं की बात मान लेती हूँ मैं कि हम ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, तो क्या अगर हम आपको भी तो सतर्क कर रहे हैं कि जब मर्यादाहीन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं किसी को भी नहीं टोकते आप सिवाय मेरे, मौत का सौदागर का हो, नुकसान आप लोगों को ही हुआ। अगर मीडिया झूठ बोल रहा है कि मोदी जी को 30 दिन की परमिशन मिली है अमेरिका के द्वारा सरेंडर करने के लिए, ट्रंप ने बोला है, या हमको ईरान से तेल हम दबाव में ट्रंप तो सुबह कुछ बोलता है, हिमानी जी आपकी पता है शाम तक कितनी बार बदल जाता है, उसके देश के लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे। आप मैं बोल रही हूँ, पूछ रही हूँ आपसे कि आप सामने आकर खुले शब्दों में इन बयानों का विरोध क्यों नहीं करते हैं? आप इसके बारे में कभी बात क्यों नहीं करते हैं कि ट्रंप कौन होते हैं ये कहने वाले? हम नहीं मानते तुम्हारी बात, हम नहीं करेंगे सरेंडर, हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करके छोड़ेंगे। पाकिस्तान की गरिमा इतनी बढ़ गई कि वो ईरान किसने कर दिया पाकिस्तान? योगेश जी जवाब दे रहे हैं, जवाब ले लीजिए। ईरान इजराइल युद्ध की टेबल ठीक है, हिमानी जी की बात होती है। मैं हिमानी जी, आप जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, समय नहीं है, जवाब नहीं आ पाया, प्लीज तो मेरी जवाब ले लीजिए। देंगे आप? मैं हिमानी जी की बात कर रही हूँ, मुझे आपको हिमानी जी की बात जवाब आगे बढ़ाता हूँ, और हिमानी जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ, जवाब ले लीजिए, की बात को आगे बढ़ाता हूँ मैं कि अगर ट्रंप के गुणगान गा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करी, उसी डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार नरेंद्र मोदी जी को वैश्विक स्तर पर एक अपना मित्र बनाया है। अगर आप ट्रंप की बात करती हैं तो ट्रंप ने मोदी जी की एक बार नहीं 50 बार तारीफ करी, तब तो कांग्रेस उस पर चुप पिछाड़ जाती है, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है। और पाकिस्तान को अंदर घुसकर
और हम आपको- पाकिस्तान को अंदर हम घुसकर आपको हम देश मारते हैं। एक-एक करके प्लीज। हम आपको देश कांग्रेस पार्टी को होती है। आपने एयर मोदी स्ट्राइक जी के की सवाल तारीफ की राहुल दुनिया गांधी में उठाते हैं। देश को compromise 9 कर दिया। मिनट के और अंदर आप 9 आपको से देश ज्यादा को लॉन्च सिर्फ मेरी तारीफ और कर लो, आतंकवादी पूरा अड्डों देश को दे दूंगा आपको। मैं आपको निर्णय देने का अधिकार दे के दूंगा। प्रधानमंत्री और हम मोदी के वतन निर्देश पर परस्त भारत की आपको। सेना हम करती है देशभक्त माने और इस आपको। प्रकार आपकी मछली तारीफ मार्केट करने बना देश रही है ये पूरा डिबेट को। करता है। हिमानी ये जी, मछली मार्केट योगेश बना जी, रही है। चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर सवाल सिर्फ राहुल गांधी के बयान का नहीं है, लेकिन राजनेता के मुंह से निकले शब्द यदि तलवार बन जाएं तो मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। जनता इन पर देखती है कि किस तरह के आप बयान दे रहे हैं और इसके बाद में आपको ही दुष्परिणाम भुगतना पड़ते हैं। हमने कई उदाहरण देखे हैं मध्य प्रदेश से लेकर देश की राजनीति में, जब आपने व्यक्तिगत हमले किए हैं तो नुकसान उठाना पड़ा है। यदि गुजरात में मौत का सौदागर कहा है तो आपको जनता ने नकार दिया है। तो राजनीति किस स्तर पर जाएगी और ये लक्ष्मण रेखा भाषा की कौन तय करेगा? जनता, नेता, ये तय करने की बात है और इस पर राजनेताओं को विचार करने की जरूरत है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।